हाँ जी, सभी को नमस्कार। कल की गोष्ठी में एक क्वेश्चन आया था कि आप इस सभा से या तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो चाहता हूँ वो तो बहुत क्लियर है। कितने जल्द आपके घरों के बाहर हैप्पी फैमिली का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे जाए। है ना? अभी तक हम लिखते आए हैं आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, ये वो नाम। तो अल्टीमेटली तो पूरी फैमिली का एक ही पर्पस था कि जिया जा सके। देखिए, पहले भी हमने चर्चा की कि पशु और आदमी में इतना ही अंतर है कि आदमी में समझने की ताकत है। इसलिए कहा कि संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई है, इसलिए इसका नाम व्यक्ति है। संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर पाए हैं, इसका मतलब है कि उसको अपने बच्चों में मल्टीप्लाई कर पाए। तो यदि ये बच्चों में मल्टीप्लाई कर पाए हैं तो हमारी शादी सफल है। हमारी शादी सफल है तो एक हैप्पी फैमिली है। तो अपने घर के बाहर हम हैप्पी फैमिली का बोर्ड लगा पाएँ। और पड़ोसी पूछने आए, अभी तक आप नई गाड़ी लेते थे, नई गाड़ी लेते थे तो पड़ोसी चमक जाता था। लेकिन वो पूछने नहीं आता है। वो भीतर भीतर जब आप पड़ोसी से बड़ी गाड़ी लेते हैं, पड़ोसी से बड़ा मकान बनाते हैं, तो आपको देख के उसको प्यार आता है कि ईर्ष्या आती है? बोलो। जबकि आप प्यार कमाना चाहते हो कि ईर्ष्या कमाना चाहते हो? क्यों कर रहे हैं ऐसा? है ना? तो यदि अपनी एक्टिविटीज़ हम देखेंगे तो सारी हाईएस्ट एजुकेशन के बाद में ना तो हमको प्यार समझ में आया, ना हमको सम्मान समझ में आया, हम कुछ उल्टा पुल्टा ही कर रहे हैं। और एजुकेशन पाके हमारा ईगो 7वें आसमान पे है। अभी जो मैरिजेस के प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। ईगो हैंडल नहीं हो रहा है छोटी छोटी बात पे। है ना? तो क्लैरिटी ना होना एक पार्ट है, कि मेरे को कोई चीज़ की समझ नहीं है, ये एक पार्ट है। ऊपर से मैं ये मानता हूं कि मैं सब कुछ समझता हूं, एंड माई लाइफ माई रूल्स। ले करेला ऊपर से नीम चढ़ा। नेचर के आगे किसी का रूल नहीं चलता है, नेचर का ही चलता है। तो अपने को समझ में आ जाए कि मानव से लेके जो कुछ भी नेचर है वो सभी नेचर का रूल है। नेचर के रूल को समझे बिना जिंदगी नहीं है। चलिए, ब्रेक के पहले की चर्चा कैसी रही? कैसा रहा? बढ़िया रहा? गुड। बढ़िया का प्रमाण मिलना चाहिए। बिना प्रमाण के क्या बढ़िया? बोलो क्या मिला? ब्रेक के पहले की चर्चा में थोड़ा उस समय खाने का प्रेशर था। मेरे हिसाब से 1 बजे ब्रेक होता है, पर यहाँ का शेड्यूल अपन 12:30 बजे के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर खाने के प्रेशर के कारण मैंने आगे नहीं चलाया। तो ब्रेक के पहले हम जो कुछ भी बातें आज सामने आई, उसमें एक बर्ड व्यू सा सामने आ गया। तो उसमें से आप तक क्या पहुंचा, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गुड। सर मैंने आज मानव का इंट्रो। माय नेम इज़ दृष्टि मौर्य एंड आज इस सुबह के सेशन में मैंने सीखा। मिनिमम परिचय जिंदा रहने का होता है और मैक्सिमम परिचय जीने का होता है। तो कम से कम जिंदा रहने वाला परिचय तो दो। मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ अभी अवेलेबल। मेरी डॉटर पीछे है। ही इज़ माय हस्बैंड एंड आई एम राइट नाउ वर्किंग होम मेकर। गुड। मानव का मतलब कभी मैंने इस तरह से सोचा नहीं था कि जो मन से अ, चलने वाला कोई प्राणी जो मन से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसा पहली बार मैंने आज सुना। और सच में ऐसा लगता है क्योंकि दूसरे प्राणियों में वो चीज़ नहीं है, मगर मानव है वो मन से संचालित हो सकता है।
और व्यक्ति का मतलब जो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। संपूर्ण को समझकर अपने ईगो को व्यक्त कर सके, उसका नाम व्यक्ति नहीं है। संपूर्ण पूरी, यदि देखिए संपूर्ण का मतलब क्या है, 1 मिनट के लिए आपको बैठने के लिए बोलूंगा। देखिए आज ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, ये पेन है, ये हमको कैसे समझ में आया, है ना। तो इस बात पे हमारा ध्यान गया कि हमको होल समझ में आया। जब भी हमको पेन समझ में आ रहा है तो लिखने वाला साथ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लिखने वाला दिख रहा है तो पेन है, वो हमारी इमेजिनेशन में है कि पेन मतलब लिखना होता है। इसलिए हमने चर्चा किया कि आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आदिवासी को पेन दिखाएंगे तो क्या दिखाई देगा, उसको ये पेन दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारी क्लैरिटी बने कि पेन दिखा, मैं इसको पेन बोलता हूं तो मेरे को पता है कि इससे लिखने का काम संपन्न होता है, लिखने की क्रिया संपन्न होती है। लिखने वाला मैं हूं या कोई और है, मेरे को एक होल दिखाई देता है तो मेरे को पार्ट का पता चलता है कि ये पार्ट क्या करेगा। उसी तरह से हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि हैंगर पे आदमी को लटकाया, ये हैंगर पे आदमी लटका हुआ है, बोलो भैया आदमी क्या है, तो कैसे समझ में आएगा आदमी। तो आदमी समझ में आने का मतलब है, होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। होल मतलब हम उस विस्तार में इन 3 दिन में नहीं जा पाएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो संसार में 3 ही क्वेश्चन है। कंसेप्चुअली देखा जाए तो सारा जो आदमी के जीने का सिलेबस है, आदमी के जो जीने की बात है, उसमें इतना ही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मैं एक संसार में रहता हूं। तो संसार क्या है, मैं हूं, मैं क्या हूं, ये दोनों समझ में आ जाए तो करना क्या है निकल के आ जाए। इससे ज़्यादा धर्म, अध्यात्म, सारी यूनिवर्सिटीज, सारा स्कूल सिस्टम, सारा पेरेंट्स, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। हम सबके लिए इतना ही सिलेबस है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। तो जब तक ये क्लैरिटी हमारी नहीं बनती है, इसी को थोड़ा सा पढ़े लिखे फॉर्म में बोलेंगे तो ये एग्जिस्टेंस क्या है, अस्तित्व क्यों है, कैसे है, कहाँ से आ गया। क्यों है मतलब उसके होने का पर्पस क्या है, कैसे है मतलब ये कैसे बन गया, इवोल्यूशन कहाँ से आ गया ये। मैं क्यों हूँ, मेरे होने का पर्पस क्या है, और मैं कैसे हूँ, मैं कहाँ से आ गया, कैसे बन गया। और फाइनली करना क्या है का मतलब है कि आचरण क्या हो। देखो हमारे एक भाई ने एसओपी की बात की थी, तो मैं उसको फाइनली, हमारी चर्चा कितनी हो पाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने सुबह से कहा, 2 मिनट आपको रोक रहा हूँ फिर बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि जैसे लोहा एक नेचुरल एंटिटी है तो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है, तो मानव के अलावा जितनी भी नेचुरल एंटिटी है उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। इसलिए हम नेचर पे भरोसा कर पाते हैं क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल है। हम आदमी पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते, हम खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मैं चाहता कुछ और हूं, सोचता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं, होता कुछ और है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा आचरण निश्चित नहीं है, मेरा बिहेवियर नेचुरल नहीं है, मेरा बिहेवियर मोस्ट अननेचुरल है। हमको डर आदमी से ज्यादा है कि शेर से ज्यादा है ना। इसलिए जो बात भी हो रही थी कि 80% महिलाएं अपनों से फिजिकली अब्यूज्ड हैं, ये अपने अपने घर के ही लोग थे। इसका मतलब है कि हमको आदमी से सबसे अधिक डर है। हम मैरिज नहीं कर रहे हैं वो भी एक डर है, हम मैरिज कर रहे हैं वो भी एक डर है, क्योंकि जीना आदमी के साथ है। और फाइनली यदि दूसरा आदमी नहीं भी है तो मैं अपने आप में अपने आप से भी डर है। अपने आप से डर कैसा है, अपने आप से कभी कभी डर लगता है कि नहीं, क्या डर लगता है, अपने आप से डर कैसे लगता है। माइक बोलो बोलो।
अनसर्टेन बिहेवियर खुद का भी है तो हाँ, तो अपने भीतर भी, मेरे भीतर भी ऐसी तमाम इच्छाएं और विचार पैदा होते हैं जिसमें मुझे को खराब लगता है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, है ना। या मेरी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो मेरे को लगता है ये पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अपनी इच्छाओं को लेके, पूरी होने ना होने को लेके, अपनी इच्छाओं के सही और गलत होने को लेके मैं सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं, मैं गलत हूं कि वो गलत है। तो अपने भीतर ही जो कुछ चल रहा है मैं उसी को फेस नहीं कर पाता हूं या उसी से मेरे को डर लगता है, तो मेरा अपना आचरण भी निश्चित नहीं है। निश्चित आचरण का मतलब है कि जो हमेशा मेरे लिए भी सुखदायी है, दूसरे के लिए भी सुखदायी है। तो यहां बात आई कि आचरण क्या हो, इसलिए कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानव के अलावा जितनी भी नेचुरल एंटिटीज है उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल, आवाज ज्यादा है क्या? हेलो, थोड़ी आवाज कम कर सकते हैं, हल्की सी। ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी नेचुरल एंटिटीज है उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। खुशी की बात यह है कि ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल एंटिटी है कि अननेचुरल एंटिटी है? नेचुरल है। यदि ह्यूमन बीइंग नेचुरल एंटिटी है तो उसका भी एक नेचुरल बिहेवियर है। तो मानव का बिहेवियर ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, इकाई, जैन, बौद्ध को तय नहीं करना है, वो तय है एग्जिस्टेंस में। जिन्होंने उसको पहचाना उनका नाम हमने अलग अलग तरीके से सम्मान किया है। अब उसको हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, अब तक हमने उसको किसी और तरीके से पहचाना, हो सकता है अधूरा पहचाना, सही पहचाना, गलत पहचाना, उपदेश पूर्वक कहने की कोशिश की। अब हम उसको साइंस की तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि मानव एक नेचुरल एंटिटी है तो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है, तो उसको कहा सार्वभौम मानवीय आचरण। सार्वभौम मानवीय आचरण, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट। यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट। तो ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट समझ में आ गया, तो उसको डिलीवर करने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन से यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट को मैं पा गया, तो ऐसे कंडक्ट के साथ, ऐसे आचरण के साथ जीने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, और ऐसे कंडक्ट को, एजुकेशन को और ऑर्डर को, व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार चीजें मिले बिना एक परिवार सुख शांति से जिएगा, इसकी संभावना नहीं है। तो कोई बात अपने आप में पूरी है, अधूरी है, कोई फिलॉसफी अपने आप में पूरी है या अधूरी है, उसको जांचने के लिए ये क्रॉस चेक है कि उससे ये चार चीजें हमको मिल जाएं: यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान एजुकेशन कैसी है? वो आदमी को मशीन बनाती है, और मशीन बन के जब पर्पस नहीं मिलता है तो वो राक्षस हो जाता है। किसी भी तरह से नंबर 1 बनने की चाहत, है ना, सारे बिजनेस का, सारी जॉब किसी बिजनेस के लिए है। सारे बिजनेस का एक ही मतलब है, मोनोपोली। और मोनोपोली का एक ही मतलब है कि मार्केट में जो कुछ है सबको खत्म कर दो, किसी भी कीमत पे खत्म कर दो। पूरे एग्जिस्टेंस को देखें तो वो को एग्जिस्टेंस है, और हमारी पूरी अप्रोच को देखें तो वो को एग्जिस्टेंस के सपोर्ट में है कि को एग्जिस्टेंस के विरोध में है। हमारी जीवन शैली को देखें तो को एग्जिस्टेंस के विरोध में है। मैं बड़ी कार इसलिए लेके आता हूं कि पड़ोसी मेरे को प्यार करेगा और मैं पड़ोसी से प्यार करूंगा। मैं बड़ी कार इसलिए लेके आता हूं कि पड़ोसी मेरे से चमकेगा, पड़ोसी मेरे को बड़ा मानने के लिए बाध्य होगा, मजबूर होगा। क्या किसी को कोई बड़ा मानने के लिए मजबूर हो सकता है? हम घर में बच्चे एक दूसरे को, देखो मैं तो कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं और कैसे, है ना। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद मत करना, लेकिन मानसिक रूप से कर सकते हो। 2 सेकंड के लिए केवल अपने में झांक के देखो, आप किन लोगों का सम्मान दिल से करते हो। उनके नाम लिख लो। ऐसे आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं जिनका सम्मान आप दिल से करते हो, और उनकी संख्या कितनी है? हो सकता है किसी के पास एक भी ना निकले, इतनी गरीबी भी हो सकती है।
ठीक, लिख लो, मन में लिख लो, कॉपी में लिख लो, जो करना है कर लो। अब उसको पढ़ के देखो कि उसको आप क्यों इज्जत करते हो, उसको आप क्यों इतना सम्मान देते हो। क्यों सम्मान देते हो? उसका रंग गोरा है, हाइट 6 फुट है, गाड़ी बहुत बड़ी है, पद बहुत बड़ा है, पटेल है। अब गुजरात में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। क्यों इज्जत करते हो? क्यों इज्जत करते हो? क्यों इज्जत करते हो? किसी की आप दिल से इज्जत करते हो तो क्यों करते हो? myself Patel Hardik, BE Chemical पटेल, Engineer. ऊपर से हार्दिक पटेल है। I am from Ahmedabad. कोई भी इंसान की इज्जत इसलिए करते हैं अगर उसकी थिंकिंग अच्छी लगे, उसका नेचर अच्छा लगे, वही एक पॉइंट ऑफ व्यू हो तो सकता इतनी सी बात अपने को समझ में नहीं आती है क्या? अरे जब मेरी इज्जत कोई इसलिए करता है, कोई मैं किसी की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि उसका नेचर अच्छा लगता है, उसका बिहेवियर अच्छा लगता है, उसके आचरण में कोई क्वालिटी है। शरीर की वजह से हम किसी की इज्जत नहीं करते, कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही पैसा हो, कितना ही कुछ भी हो। प्रभावित हो सकते हैं अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं किसी से प्रभावित हो जाऊं, ये अलग बात है, लेकिन प्रभावित हो जाने का मतलब किसी को इज्जत देना नहीं है, प्यार देना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कोई मेरे को भी इज्जत करेगा तो क्यों करेगा? कोई मेरे को इज्जत करेगा तो क्यों करेगा? इतनी सी बात तो नहीं पहुंची हम तक, है ना? तो मेरे को लगता है कि समझ के मामले में हम काफी गरीब हैं, है ना? समझ के मामले में हम काफी गरीब हैं और ईगो हमारा बहुत बड़ा हो गया। जितना ज्यादा पैसा आ गया, जितनी बड़ी एजुकेशन पाली, है ना, उतना ज्यादा हमारे पास ईगो आ गया और ईगो से बात होना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो ये एक हमारी क्लैरिटी बनी कि बेसिकली देखा जाए तो 4 चीजें। और मेरे को लगता है कि जब इतना लिख ही दिया तो ये भी लिख देता हूं। तो बेसिकली संसार में 2 ही प्रॉब्लम है। पूरी एजुकेशन में 2 चीजें कवर हो जाएं तो एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। बहुत व्यवहारिक सी बात कह रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता आ जाए। इकोनॉमिक्स में 10 पीएचडी करने के बावजूद भी हमारी कोई ऐसी योग्यता डेवलप नहीं होती कि मैं दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी फिजिकल नीड्स का निर्धारण कर सकूं। ठीक, बाकी की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जीने की जगह नहीं बनती है। प्रभावित हूं या प्रभावित करने के लिए कुछ सोचता हूं, तो एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके। हमारी प्रॉब्लम कितनी है? एक जन घूमने सिंगापुर चला गया, उसने अपना फोटोज वगैरह कहाँ डालते हैं? इंस्टाग्राम में डाल दिया, और उसको तो वो तो डाल के अपना बैठ गया। अब दूसरे लोग जल रहे, है ना? हैं? इसलिए डालते हैं कि लोग जलें। तो सूत्र यह है कि जला हुआ जलाता है। जला हुआ जलाता है, प्रभावित हुआ दूसरों को प्रभावित करता है, दबा हुआ दबाता है। दबे हुए आदमी के पास जब भी पावर आएगी वो दूसरों को दबाने। जैसे माँ बाप ने एक बेटे को मारा, बेटा अपने छोटे भाई को मारेगा, है ना? हस्बैंड ने वाइफ को डांटा, वाइफ अब बच्चों को डांटेगी। तो जो जिसके पास जो है वो उसको बांटेगा ही। कौन व्यक्ति क्या बांट रहा है, इससे ये पता चलता है कि उसके पास क्या है। तो इससे हम फिर ईज में आ सकते हैं कि अच्छा ऐसा कर रहा है, इसका मतलब इसकी हालत ऐसी है। मतलब हमारे बचपन का एक छोटा सा, बोलते बोलते मेरे को याद आ जाता है।
है ना। हमारे फादर एफसीआई में नौकरी करते थे और हमेशा वो पूरी ज़िंदगी पंजाब में जॉब किए, तो हम एक किराए के मकान में रहते थे। तो हमारी मकान मालकिन थी, हमारी मकान मालकिन शाम को चाय के समय उसको ज़रूर अक्सर आ जाती थी और वो ऐसे आके बैठ के बात करेगी, और पंजाबी में सुनवे बेबे मतलब बोलने का तरीका है ना, तो फिर ऐसे करती रहेगी वो। अब जब तक आप पूछोगे ना कि आंटी ये वाली अंगूठी कहाँ से आई थी, आंटी ये वाली अंगूठी कहाँ से आई थी, है ना, तो उसकी सारी उंगलियों में मोटी मोटी अंगूठियाँ, फिर एक एक अंगूठी की हिस्ट्री शुरू होगी, उसकी हर अंगूठी का अपना एक किस्सा है। तो इसका मतलब है कि अब ऐसे ऐसे कर रहा है तो समझ जाओ बेचारा अंगूठी से प्रभावित है ना। तो जो जिससे प्रभावित है उसी चीज को चमकाने की कोशिश करेगा। अब जो जिस चीज को समझा रहा है, चमका रहा है ना, आप समझ लो कि बेचारा इससे चमका हुआ है, इसकी हालत पतली है। तो क्या समझ में आया? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है। तो ये पिक्चर अपनी क्लियर हो जाए। तो एक पॉइंट नंबर 1, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसा हमको योग्यता, ऐसी योग्यता हमको बाई एजुकेशन आ जाए। दूसरा, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। ये 2 योग्यता आ जाए तो एजुकेशन सफल, ये डिलीवर नहीं होता है तो एजुकेशन धोखा। बढ़िया। हाँ, अब आप बोलो। और हमने बात की थी कि बच्चे अपने ही व्यवहार से सीखते हैं, तो हम अपने घर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसी से बच्चे सीखने वाले हैं। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि स्कूल में तो जितना टाइम रहेगा, घर पे भी उसको ऐसा ही वातावरण मिले जिससे उसको ऐसा लगे कि इसमें से मुझे कुछ सीखना है। वो आपको फॉलो करना अपने आप से चाहे, उसको लगे कि ये मदर हर सिचुएशन में ऐसा ही बिहेव करती है, तो हाँ। उसको पहले से पता होगा कि मम्मी को ये अच्छा नहीं लगता है। अगर एक बार हाँ एक बार ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इनका कुछ पता नहीं है, कभी गुस्से होती है कभी अच्छा हाँ। करती है। दिन में 4 बार राजा बेटा और 5 बार गधा, तो सोते समय वो तय नहीं कर पाता है कि मैं राजा हूं कि गधा हूं, है ना। और हमने बात की थी कि मैरिज का पर्पस क्या है। तो एक नई जिंदगी को लाना है, हमें जीवन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए हो जाती है जब हम मैरिज की बात। देखो, एक बहुत बड़ी अपेक्षा आपसे और है। आप लोगों में से कितने लोगों की शादी हो गई और बच्चे नहीं हैं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं? अधिकांश की स्थिति ऐसी है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और सुनने और समझने लायक है और करने लायक है। देखो, हम गर्भ संस्कार की बात हम सुनते हैं। गर्भ संस्कार सबने सुना है? हाथ उठाओ। सुना है। तो गर्भ संस्कार क्या होता है? क्या होता है? बोलो, माइक। जब हम लोग एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी वो बच्चा बड़ा होके कैसा होगा, उसकी शुरुआत जब वो एक माँ के पेट में होता है तब से हो जाती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करके जो बच्चे को जन्म दिया जाए तो वो बच्चा जैसा हमें चाहिए वैसा हो सकता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो सकता है। और एक पूरी जर्नी होती है जो 9 महीने के दरमियान बच्चा 1 से 9 महीने तक जर्नी उसकी स्टार्ट होती है। वो तब अलग-अलग फेज में कुछ चीजें सीखता है, जानता है। तो हम जब वो पेट में होता है तब भी हमें उनसे बात करनी चाहिए, तो वो समझता है। हमें नहीं पता कि वो कितना क्या समझता है, पर तब भी उसकी ये प्रोसेस चालू होती है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम एक अच्छे और बेहतर बेबी को पा सकते हैं। इसके लिए की एक ट्रेनिंग है और गांधीनगर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे होती है। ठीक हो गया? सभी सहमत हैं इनकी बात से? सभी सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? नहीं सहमत है हाथ उठाओ। नहीं, गर्भ संस्कार कोई काम की बात है, इससे सहमत है कि नहीं? गर्भ संस्कार काम की बात नहीं है। हाँ, अभी जो चल रहा है उसमें बहुत अधूरापन है, ये एक बात ठीक हो सकती है।
लेकिन कम से कम गर्भ संस्कार नाम की कोई चीज है ये पता तो है, सुन तो रहे हैं, सब तो सुन रहे हैं और उसमें कुछ प्रयास कर रहे हैं। चलो नहीं होने से कुछ अच्छा है। अभी तो हम लोग तो मौज बनाने गए थे, बीच में बच्चे टपक गए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पूछते थे कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं, तो हमारे वो पुराने घरों में बीच में एक रोशनी के लिए जगह होती थी, तो बोले भगवान जी ना इसमें से टपका देते हैं। अब कोई उम्र में आने के बाद, जैसे आपको मैं बताऊं, जो अभी जो बच्चे गोद लेते थे, तो एक समय तक ये कॉन्सेप्ट रहा कि जिस बच्चे को गोद लिया गया है उसको पता नहीं चले कि उसको गोद लिया गया है। एक समय तक ये कॉन्सेप्ट रहा। अभी ये कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में बदल गया है। अब कॉन्सेप्ट ये आया है कि बच्चे को क्लियरली बताया जाए कि आपको गोद लिया गया है, उसको उससे कुछ भी छुपाया नहीं जाए। तो समय के साथ साथ हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किए हैं और ऑब्जर्वेशन करने के आधार पे यही पाया है कि आगे पीछे उसको पता चल ही जाता है और फिर वो ज़्यादा परेशान होता है। इससे अच्छा है कि शुरू से किस मौके पे देख के कब कहा जाए वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको क्लैरिटी रहे कि उसको गोद लिया गया, उसको ये पता हो अब ऐसा है। उसी तरीके से बच्चों को लेके भी तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे क्या अपेक्षा है। यदि आपने ये बात पूछ ली, क्वेश्चन आया कहां से बाय द वे? ये क्वेश्चन किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आया या किसी ग्रुप विशेष की तरफ से आया? गोष्ठी में आया था। एक गोष्ठी में आया। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी तरफ से बात आ रही है कि भाई आपसे हमको क्या अपेक्षा है, क्योंकि हम पैसे तो ले नहीं रहे, तो कुछ तो अपेक्षा होगा, ऐसे खाली तो नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पैसा नहीं ले रहे, लेकिन कुछ बड़ी चीज आपसे मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? देखो, हम एक मकान बनाते हैं, उसके लिए हम कितना सीरियस होते हैं। उसके लिए जमीन देखने के लिए भी वास्तु वाले को बुला के लेके जाते हैं। आजकल जमीन खरीदने के पहले वास्तु वाले को दिखाते हैं कि भाई जमीन ठीक है कि नहीं है। फिर किसको लेके जाते हैं? फिर एक आर्किटेक्चर है ना, पूरा उसको आर्किटेक्ट पूरा उसको करता है। फिर एक इंजीनियर उसका डिज़ाइन बनाता है ना, और तमाम लेवल पे लगातार उसको देखते रहते हैं और देखते देखते फिर फाइनल इंटीरियर वाला और है ना, और फिर फाइनली पंडित जी पूजा करते हैं, तो उस मकान में हम प्रवेश करते हैं। एक मकान के लिए इतना सीरियसनेस, एक बच्चा घर में आता है उसके लिए क्या लगता है? मकान के लिए हम ज्यादा सीरियस हैं कि बच्चा घर में आ रहा है उसके लिए ज्यादा सीरियस हैं? इन जनरल कैसा है? किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल कैसा है? हाँ, बोल नहीं रहे हो। हम मकान के लिए ज्यादा सीरियस हैं कि बच्चे के लिए ज्यादा सीरियस हैं? मकान के लिए हम ज्यादा सीरियस हैं। बच्चा तो अपने आप आ ही रहा है, बाकी तो डॉक्टर देखेगा जो देखेगा। ठीक, यहां से एक नई शुरुआत होती है कि यदि फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो हम कैसे उम्मीद करें कि बिल्डिंग, इमारत बुलंद होगी। तो फाउंडेशन मजबूत किया जाए। क्या मजबूत किया जाए? गर्भ संस्कार का मतलब है, लिख लीजिए, गर्भ संस्कार का मतलब है एक लाइन में, गर्भ काल के दौरान मां जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, वही गर्भ संस्कार है। सिंपल, एक लाइन में, गर्भ काल के दौरान मां जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, वही गर्भ संस्कार है। जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा सुनती है, उसका प्रभाव बच्चे के थॉट प्रोसेस पे पड़ता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गर्भ काल में बच्चे के थॉट प्रोसेस पे केवल मां का प्रभाव पड़ता है या और किसी का भी पड़ रहा है? पूरी फैमिली का, पूरी फैमिली का, और साथ में टीवी का और नेटफ्लिक्स का। क्योंकि जो वो सुन रही है, जो भी वो सुन रही है, अब वो नेटफ्लिक्स सुन रही है कि क्या, जो भी वो देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, सबका प्रभाव बच्चे पे जा रहा है। तो अब यहां से शुरू होता है गर्भ संस्कार की तैयारी कि मैं क्या सोचूं और मेरे घर के लोग भी क्या सोचें
और मैं क्या देखूं और क्या नहीं देखूं, ये पूरी एक तैयारी है। ये तैयारी कंसीव हो गए उसके बाद शुरू होगी कि पहले से ही होगी? ये शादी की डेट तय हो गई तब शुरू होगी कि उसके पहले से ही होगी? तो कर तो लोग कभी से ही, लेकिन आवश्यकता तो इस बात की है कि शादी तय होने के पहले या कम से कम बच्चा कंसीव होने के पहले हमारी वो तैयारी, पूरी फैमिली की वो तैयारी हो जाए कि हम किसी मेहमान के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा अपने भीतर से लगता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं इसको करना चाहूंगा? देखो, यदि आप इसके लिए करना चाहोगे, है ना, तो कम से कम मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, ये शिविर भी हम परिवार भाव से ही कर रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक, और आपके पूरे परिवार की तैयारी के लिए हम सभी जो इस शिविर को होल्ड किए हुए हैं, आयोजन कर रहे हैं, हम आपके साथ। फिर ये यात्रा कितनी लंबी होगी? फिर ये यात्रा कितनी लंबी होगी? मिनिमम 3 साल। और एक्चुअली देखेंगे तो आप अपने बच्चे को क्या दे पाए इसका पता कब चलेगा कि आप अपने बच्चे को क्या दे पाए। आप अपने बच्चे को क्या दे पाए इसका पता फाइनली कब चलेगा? हैं? वो शानदार आदमी है, ये आदमी बढ़िया है। वो अगली जनरेशन को क्या दे पाता है, तो आप अपने बच्चे को क्या दे पाए इसका पता तब चलेगा कि वो अपनी अगली जनरेशन को क्या दे पाता है। तो ये 20 साल का सफर है। करें ऐसा प्रोजेक्ट? कितने लोगों की सहमति है? देख लो, सोच समझ के हाथ उठाना। करने लायक काम है, करने लायक काम है। आदमी बनना और आदमी बनाना इस दुनिया का सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया काम है ना। एक आदमी क्रिएट कर दिया, एक आदमी क्रिएट कर दिया तो किसी को बहुत प्यारा सा हस्बैंड मिलेगा, और किसी को भाई मिलेगा, और किसी को दोस्त मिलेगा, और किसी को किसी ऑफिस में, है ना, किसी समाज में काम करने वाला एक आदमी मिलेगा। जहां जाएगा वहां से खुशबू जैसा निकल जाएगा। अभी तो हमको उस आदमी की कल्पना नहीं है कि वो जब आदमी तैयार होगा तो वो आदमी कैसा होगा। आपने अपनी जवानी देखी है, अपनी जवानी में आपके थॉट प्रोसेस में जो कुछ चल रहा था, जिन भी कन्फ्लिक्ट और परेशानियों से हम गुजर रहे थे, वो हम सब ने देखा है। जिस तरह के कॉम्प्लेक्सेस से हम सब गुजरे हैं वो हम सब ने देखा है। कभी कल्पना आपके मन में ऐसी आती है, जब बच्चा पहला चांटा खाता होगा, तड़ाक से जब पड़ता होगा, तो पहली बार जब बच्चा चांटा खाता होगा तो उसको कैसा लगता होगा? क्योंकि गर्भ किसी भी बच्चे के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है, और वो बहुत सेफ जगह से बाहर आया है। और जब वो पहली बार चांटा खाता होगा तो उस पर क्या गुजरती होगी। और बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? अधिकांश मदर, क्योंकि बच्चा अधिक समय मदर के पास ही होता है, छोटा बच्चा। तो जब आप किसी बात पे ज्यादा डांटते वाटते हो तो पतली गली निकाल लेता है। तो इसका मतलब है, एक बच्चे को क्या वातावरण दें, एक बच्चे के लिए उस परिवार में किस, अभी तक हमने ये सोचा है कि बस बच्चे के लिए बिल्कुल एक पैलेस तैयार कर दें, है ना। तो हमने फिजिकली बहुत सारी चीजों को सोचा है, क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर जो पैसे से खरीद सकते हैं वो हम खरीद पाए, लेकिन मानसिक रूप से हमारी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए मानसिक रूप से उसको भी हम कोई क्या दे पाए। और आपको लगता है कि छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं चलता है और उसके आजू बाजू सब हो रहा है, उसको सब पता चलता है ना। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान इस बात पे, फिर हमारा ध्यान इस बात पे भी जाएगा कि बच्चे का कमरा अलग हो कि हमारा कमरा अलग हो। एक बच्चा माँ के साथ सोना चाहता है कि अलग सोना चाहता है? उसको हम अपने से अलग क्यों कर देते हैं?
ज्यादातर समय तो उसको आपके साथ सोने की जरूरत है। यदि आपको कोई प्राइवेसी की जरूरत है, वो जरूरत कभी कभी पड़ती है, उस समय में आप अलग हो सकते हैं। तो क्या लगता है, हमारा कमरा अलग हो कि बच्चे का कमरा अलग हो? एकदम सब उल्टा पुल्टा है, सोचना शुरू करोगे तो। मैं वो बारीक बातों की शेयरिंग कर रहा हूं जो बहुत गहरा इंपैक्ट डालती है। मैं जो कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? कितने लोगों को ये बात ठीक लग रही है? तो कम से कम एक बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, वो साथ सोने को एंजॉय करता है। वो आपका साथ, दिन भर तो आप उसको मिलते नहीं हो, है ना। एक बिस्तर वो जगह है जहां एक बच्चे को अपने माँ बाप पूरे समय मिलते हैं, पूरी तरह से मिलते हैं। अब उसमें भी हमने छोटे से बच्चे के लिए व्यवस्था बना दी है कि उसको अलग सुला दो। जब सोचेंगे, वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कितनी दूर तक जाएगी? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो इतनी दूर तक जाएगी कि हर जगह में हम सोचेंगे, हर जगह सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। हम बहुत आदर्शवादी बातें कर रहे हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं? उस प्राइवेसी की आवश्यकता हमको किन्हीं क्षणों में है, तो उतने क्षण के लिए हम अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने परमानेंटली बच्चे को अलग कर दिया। ये कितना ठीक है? बढ़िया। मैं नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं यही ठीक है, लेकिन इस पे सोचने की जरूरत है, केवल इतना कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं हो सकता है ये आपको ठीक ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी हमको हर चीज के बारे सोचने की जरूरत है कि इस एक्टिविटी का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये इसके लिए पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर हो सकता है हम कुछ और रास्ते निकालेंगे। तो दोस्तों, जब इन सारी चीजों को सोचते हैं तो मुझको लगता है कि आदमी बनना और आदमी बनाना अभी भी हम वैसा ही कर रहे हैं। अभी हमको लगता था कि पैसे कमाना कोई बड़ा काम है, तो हमने जम के पैसा कमाया और हमारे बच्चे भी जम के पैसा कमा सकें। किसी को ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि तुमको बहुत पैसा कमाना है, उसके लिए उसको मोटिवेट करना है। इस बात के लिए मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत पड़ती है? सभी मोटिवेटेड हैं क्योंकि वो आचरण घर से दिख रहा है। तो जो आचरण घर में उपलब्ध है उसके लिए किसी मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है। जो आचरण घर में उपलब्ध नहीं है उसके लिए हम किसी को लाते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि फाइनली वो किसी के बोलने से नहीं होगा। वो कोई पूरी साइंस है, उस साइंस को विधिवत समझने से होगा, है ना। कोई आदमी मेरे को 2 घंटे आके लेक्चर दे जाए और मेरे को इंग्लिश बोलना आ जाए, ऐसा होता नहीं है। फाइनली उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको घुसना होगा, और हो सकता है 1-2 साल 2-4 साल लगेगा, जैसा होगा होगा। तो इसका मतलब सही अर्थों में देखा जाए तो शादी का पर्पस क्या है? अब क्या समझ में आ रहा है? शादी का पर्पस क्या है? मेरा नाम मैत्री है, मैं हिम्मतनगर से हूँ और शादी का पर्पस ये है कि समझदारी के कार्यक्रम में दोनों को सपोर्ट कर। हाँ, इसी बात को दूसरी भाषा में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक मुझको जीना नहीं आता तो मैं पूरा हूं कि अधूरा हूं। जब तक मुझको जीना नहीं आया तब तक मैं पूरा हूं कि अधूरा हूं? अधूरा हूं। मेरे को अपना आचरण खुद ही अधूरापन, मेरे को अपने आप में अधूरापन दिखाई देता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आदमी की जर्नी पूर्णता की जर्नी है, कंप्लीटनेस की जर्नी है। मैं अधूरेपन के साथ जीना नहीं चाहता, मैं कंप्लीटनेस चाहता हूं। मैं अपने आप को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में पाना चाहता हूं। तो बेसिकली फिर शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सही अर्थों में शादी का क्वालिफिकेशन क्या है? 2 वक्त की रोटी पाने के लिए हम 25 साल पढ़ते हैं, फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को जन्म देने जा रहे हैं, हम एक नए मानव को गढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? है ना, कि वो कंप्लीटनेस को मैंने देख लिया है, कंप्लीटनेस को मैंने पा लिया है, या कम से कम मैं उसके प्रोसेस में हूं, मेरे को कंप्लीटनेस की समझ है और मैं उसके प्रोसेस में हूं। तो बेसिकली शादी का जो पर्पस है या शादी जो मतलब है, 2 लोग अपनी पूर्णता की घोषणा करते हैं। 2 लोग साथ मिलके अपनी पूर्णता की घोषणा करते हैं और आने वाली पीढ़ी को पूर्णता तक पहुंचा देंगे, इस बात का कमिटमेंट करते हैं।
इसलिए इतने लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, इसलिए एक शादी किसी भी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तैयारी, एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में हम बनाते हैं। तो बेसिकली एक आदमी तैयार हुआ है इस बात, 2 लोग तैयार हुए हैं इस बात, 2 लोग अपनी पूर्णता की घोषणा कर रहे हैं इस बात की खुशी, और 2 लोग मिलके आने वाली पीढ़ी को पूर्णता देने की घोषणा कर रहे हैं इस बात की खुशी। देखो, आपको ध्यान होगा कि बेसिकली ये जो हम उत्सव मनाते हैं ना, ये सब पूर्णता का उत्सव है ना? जैसे जैसे वो लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी आती है ना 13 जनवरी, होली नहीं, लोहड़ी, क्या मकर संक्रांति, है ना? तो बेसिकली आप जितने भी त्योहार देखेंगे वो या तो ऋतु की पूर्णता है ना? वो कोई ना कोई चीज की पूर्णता है। तो कोई चीज एक कंप्लीटनेस तक पहुंचती है तो उसकी खुशहाली, उसको हम उत्सव मनाते हैं। तो उसी तरह से ये सारे उत्सव जितने भी गिनाए गए हैं या तो ऋतु की पूर्णता है, उसको हम उत्सव मनाते हैं। यदि मानव में देखेंगे तो बेसिकली हम 16 संस्कार की बात करते हैं, गर्भ संस्कार से लेके, है ना, कंसीव होने से लेके, और जन्मदिन से लेके, और शिक्षा से लेके। तो जैसे ही एक स्टेज पूरी होती है उसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं कि एक स्टेज, है ना, सफलतापूर्वक पूरी हो गई, इसको हम उत्सव मनाते हैं। तो जितने भी हमारे उत्सव हैं, या तो वो ऋतुओं का कंप्लीशन है, या वो पूरा हमारी जीवन शैली में अनाज कट के घर आ गया उस बात का उत्सव है, या हम नई फसल लगाने जा रहे हैं उस बात का उत्सव है, वो विश्वकर्मा की पूजा होती है ना? तो बेसिकली हम अपने जो भी उद्योग हैं उन उद्योग को एक सम्मान, उसको एक ढंग से कुछ करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो जितनी त्योहार हम मना रहे हैं वो किसी एक पूर्णता का उत्सव है ना? तो इस तरह से वे, और यदि फाइनली अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार क्या हो, वो भी एक उत्सव है। पुरानी परंपरा में जितने भी बुजुर्ग की डेथ होती थी उसको गाजे बाजे के साथ विदा करने की परंपरा थी, पहले तो ऐसा करते थे। ठीक, इसका मतलब है कि एक आदमी ने जिस पर्पस को लेके अपनी शरीर यात्रा शुरू किया वो उस पर्पस को पूरा कर पाया, इस बात की खुशी। जन्म हुआ तो भी खुशी, संसार छोड़ा तो भी खुशी, हम उस परंपरा के लोग। कितना बढ़िया है ना? तो ऐसा जब हम फैल के सोचते हैं तो हमको समझ में आता है, इन सारी कड़ियों में देखेंगे तो विवाह एक सबसे गहरी चीज है, और विवाह की परिभाषा है। विवाह की परिभाषा क्या है, लिख सकते हैं, विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। विवेक पूर्वक वहन करना मतलब निभाना, विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। अब ये विवेक समझ में आ जाए तो विवाह समझ में आ जाए। ठीक है? तो विवेक का जो मीनिंग आप समझते हो वो नहीं है ना? क्योंकि उसको तो करके विवाह सफल नहीं हुआ है। तो ऐसा हम सोच के देखते हैं तो हमको, अब यदि इतना हमारा थॉट प्रोसेस खुल गया तो अब हमको विवाह एक बोझ दिखाई देता है या विवाह कोई बहुत महिमा संपन्न घटना दिखाई देती है? बोलिए, अभी विवाह कैसा है? अभी विवाह किसका होता है? एक लड़का और लड़की का होता है या एक मेल शरीर और फीमेल शरीर का होता है? अभी विवाह हमारा नहीं होता है। आप बोलते ही हो अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूं। फाइनेंशियली स्टेबल मतलब विवाह के लिए पैसे लगते हैं, इतना आपको पता है। विवाह के लिए कोई मानसिकता लगती है, ऐसा कहां पता है? आपको ही पता है कि फाइनेंस होने की जरूरत है, पैसे होने से चल जाएगा। पैसे होने से चलेगा कि समझ होने से चलेगा? ऐसा आप कहां सोच रहे हो? आप तो सोच रहे हो पैसे होने से चल जाएगा।
आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि पैसे नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है? आज हमारे घरों में, जिन भी घरों से आप लोग हो, हमारे घरों में पैसे की कमी से प्रॉब्लम है कि प्यार की कमी से प्रॉब्लम है? प्यार की कमी है कि पैसे की कमी है? और इलाज प्यार का करते हो कि पैसे का करते हो? ए ले, सब उल्टा पुल्टा। उसके बाद भी हंस लेते हो, क्या बुरा है? कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? है विवाह, विवेक। विवेक के लिए 8 दिन पूरा लगता है। इतना सस्ता नहीं है। देखिए, ये शिविर मात्र एक ट्रेलर था, हमारे लिए भी ये पहली बार था, और एक संयोग रहा कि चर्चा चर्चा में कुछ बात निकल आई और कमल मंगल जी और कुछ मित्रों ने मिलके बोले चलो इसको ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। लेकिन ये बात ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जादू नहीं है, प्रोसेस है ना। हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको समझ में आता है कि किसी के आशीर्वाद से सफल नहीं हो रहा है ना। मैंने तुमको इंजीनियरिंग का आशीर्वाद दिया, तुम सिविल इंजीनियर हो जाओ, ऐसा बोलने से हो जाएगा? आशीर्वाद भी दिया तो इतना ही है कि मैं उस प्रोसेस में घुसूंगा और प्रोसेस में घुस के ही उससे पार निकलूंगा, तो ही मैं कह सकता हूं कि मैं एक अच्छा सिविल इंजीनियर हूं, है ना। तो मैं एक सही अर्थों में अच्छा माँ बाप बनने की तैयारी में हूं, सही अर्थों में हमारा विवाह सफल हो जाए, सही अर्थों में हमारा परिवार वो एक व्यक्ति से होगा कि 2 व्यक्ति से हो, पति पत्नी से होगा, वो पति पत्नी से होगा कि पूरी फैमिली से होगा, तो कम से कम उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होनी होगी। अभी हमारे पास 2 फैमिलीज के लोग बैठे हैं, दशरथ भाई पीछे बैठे हैं और वेणु भाई सामने बैठे हैं। 2 लोग थोड़ा हाथ उठा दो, दशरथ, वेणु भाई और दशरथ भाई। इनकी थोड़ी शेयरिंग करेंगे, है ना, आज शाम होने से पहले करेंगे ताकि शाम के बाद आप इनसे बात कर सको। आप दोनों के परिवार में, आपके परिवार में तो 17-18 लोग हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? जितने लोग शामिल हैं इस प्रोसेस में हैं 22 लोग इनकी फैमिली में शामिल हैं। तो एक फैमिली के 22 लोग, जिसमें से यहां कितने उपलब्ध हैं? 9 लोग। 9 लोग एक फैमिली के यहां उपलब्ध हैं, और जिसमें से हाथ उठाओ सारे लोग हाथ उठाएं। ये एक फैमिली के लोग हैं, ये उसको बताना पड़ता है तुम हमारी फैमिली से हो। भूल गई। तो ये 9 लोग एक फैमिली के हैं, है ना। दशरथ भाई हैं, उनकी धर्मपत्नी है ना। तो मेरे को ऐसे लगता है कि धीरे धीरे यदि ये जो बात आपने पूछ के ना, मेरा वो बैक ऑफ द माइंड से निकल गया था, लेकिन आपके पूछने से वो दोबारा रीस्टेट हो गया, तो मुझको लगता है कि ये समझ का प्रोसेस कोई 3 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कोई 8 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये तो मेरी फैमिली में रोज चलने वाली चीज है। क्या लगता है, कितने लोगों को सहमति है इस बात से, है ना। जैसे रोज सुबह उठ के हम खाना खाना है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, बीच में 2 और स्नैक्स, है ना। दिन भर शरीर के लिए कुछ सोचते हैं। शरीर की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? सीमित। और मेरी आवश्यकता, भाव और विचार की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? असीमित। तो असीमित आवश्यकता के लिए असीमित कंट्रीब्यूशन, सीमित आवश्यकता के लिए सीमित एफर्ट, असीमित आवश्यकता के लिए असीमित एफर्ट। असीमित एफर्ट मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट। कंटिन्यूअस एफर्ट का मतलब हर क्षण इंट्रोस्पेक्शन चलता ही रहता है। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जब मेरे पास एक पूरा कैनवस आ जाता है, जो शुरू से हमने बात की थी कि दूसरे को कैसे समझाएं, कौन सही है कौन गलत है, सही गलत का कंप्लीट रेफरेंस मेरे अंदर आ जाए, सही गलत का एग्जिस्टेंशियल, ये एग्जिस्टेंस क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये पूरा फ्रेम मेरे अंदर आ जाए, और उसकी रोशनी में मैं लगातार इंट्रोस्पेक्शन करके जी रहा हूं, है ना। कैसे, बिल्कुल जैसे हम गूगल पे मैप डाल देते हैं और लगातार हमको रास्ता बताता है, ऐसे ही मेरे भीतर वो मैप डाल दिया, मेरे भीतर जिंदगी का ब्लूप्रिंट डाल दिया, वो लगातार मेरे को गाइड करता है कि इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। फिर बच्चा क्या सुनेगा, फिर जो गर्भ में बच्चा है वो क्या सुनेगा? वही सुनेगा जो उसको सुनने की जरूरत है।
तो इस सही अर्थों में गर्भ संस्कार के लिए एक परिवार में एक मेहमान के आने की तैयारी पूरा परिवार करेगा। जब पूरा परिवार किसी एक लक्ष्य के लिए सोचेगा, जिएगा, तो उनके बीच का संवाद कैसा होगा, उनके बीच की बातचीत कैसी होगी, उस परिवार का जलवा कैसा होगा, उसकी कल्पना आप कर सकते हो। तो ये पहला शिविर था। बाय द वे 20 साल पहले जब मैंने शिविर लेना शुरू किया था तो लगभग हर कम्युनिटी के लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो जो 3 से 5 मर्डर किए हुए लोग थे उनके साथ भी शिविर किया, गांव के साथ भी किया, शहर के साथ भी किया, और एक शिविर किया था जिसमें लगभग 22-25 अनमैरिड गर्ल्स जो शादी के लिए जा रही थी उनके लिए भी हमने एक शिविर 20 साल पहले किया था। और इन 20 सालों में कोई दोबारा वैसा शिविर नहीं किया। ये 20 साल बाद फिर एक स्टोरी रिपीट हुई है कि जब हम दोबारा उस मोड़ पे हैं कि हाँ, उस समय तो सिंगल लोगों के साथ किया था और स्पेशली गर्ल्स के साथ ही किया था। आज गर्ल्स के साथ ये सोच के किया था कि किसी भी फैमिली में गर्ल की माँ की भूमिका बड़ी होती है, ऐसा सोच के उस समय किया था। लेकिन अब ये समझ में आया कि ठीक है, तो पूरी फैमिली की ही भूमिका है। तो ये उससे एक स्टेप और आगे हम आ गए जब हम कपल्स के साथ बैठे हैं। यदि हमको आगे चलना होगा तो हमको क्या सोचना होगा? यदि इस जर्नी में आगे बढ़ना होगा तो हमको क्या सोचना होगा? क्या सोचना होगा? अगला स्टेप क्या होगा? है पूरा परिवार होना चाहिए, एंटायर फैमिली। कहाँ हो आप? कहाँ हो? हाँ, पूरा परिवार होना चाहिए। तो कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि हम पूरे परिवार को ला सकते हैं? यदि आप ऐसा शिविर ऑर्गेनाइज करते हो तो मैं आपकी डेट 2-3 महीने पहले डेट बतानी होगी, तो मैं आपकी डेट पे शिविर को स्वीकार करता हूं। वेणु भाई, सहमति? देखो ये हमारे सरदार हैं। हो जाएगा, ये बोल देते हैं हो जाएगा तो हो जाता है। बोलो दशरथ भाई, हो जाएगा। कमल मंगल जी, हो जाएगा। तो देखिए, मैं पहले भी इस बात की क्लैरिटी हमारी हो गई कि हम इस काम को सही अर्थों में उस तरह से करते हैं कि जैसे मैंने एक बच्चे के रूप में ज़िंदगी जिया, मैंने एक युवा के रूप में ज़िंदगी जिया, एक इंजीनियर के रूप में ज़िंदगी जिया और एक फादर के रूप में जिया, और उस अधूरेपन को मैंने हर जगह में देखा। और कोई मोमेंट में ऐसा लगा कि ये सरफेशियल जीने से कोई मतलब नहीं है, लोग सही कहें गलत कहें, पर जो अपनी ज़िंदगी की तलाश है वो पूरा करना हमारी ज़रूरत है। और एक सुखद संयोग रहा, ये अनुसंधान मैं कर पाता ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई, आदरणीय ए नागराज जी, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात आ गई जो अभी संसार में नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जहां साइंस आके रुकता है वहां से वो शुरू होते हैं। कभी स्कूल नहीं गए। जिस व्यक्ति ने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा वो एटम और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, है ना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी पे आर पार बातचीत करता है। जहां धर्म और अध्यात्म आके रुकता है वहां से वो शुरू होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई और ऐसे व्यक्ति के साथ 20 साल जीने का अवसर मिला। 20 साल, है ना। ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमको अपनी ज़िंदगी में तलाश थी, पर कोई इतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। तो कुछ ग्लिम्स आपके सामने आए हैं, कभी विस्तार से मिलेंगे तो और ग्लिम्स सामने आएंगे। दोस्तों, जिंदगी को इतना आर पार कहा जा सकता है और इतना आर पार समझा जा सकता है और जिया जा सकता है, और ये मुश्किल काम नहीं है। और विशेष रूप से तब जब हम कुटुंब के रूप में शामिल हो गए। किन लोगों को मुश्किल आती है? पति आ गया शिविर में, अब लौट के पत्नी को समझा नहीं पाएगा। पत्नी आ गई शिविर में, अभी लौट के पति को समझा नहीं पाएगी। तो फैमिली का एक आदमी आता है तो कुटुंब के लोगों को, बाकी लोगों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए कुछ दिन बाद वो बेचारा मुरझा जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन जहां पति पत्नी दोनों आ गए, एक लेवल का कंप्लीशन हो गया, और जहां पूरी फैमिली आ गई, नैया पार,
7 दिन में 1 लेवल की नैया पार, ऐसा होते हुए हमने अनेक बार देखा है। तो दोस्तों, सही अर्थों में यदि देखो, ये बिल्कुल मैं भी किसी परिवार में रहता हूं और मैं भी किसी जॉइंट फैमिली में हूं। यदि प्यार नहीं है तो जॉइंट फैमिली से बड़ा साक्षात नर्क इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। यदि, हाँ, ताली बजा सकते हैं इस बात। यदि परिवार में प्यार नहीं है तो हर दिन नया झमेला है, इसने इसको ये बोल दिया, उसने उसको ये बोल दिया, और अब नहीं चलेगा और इसके साथ नहीं चलेगा। और यदि जॉइंट फैमिली में प्यार है तो इससे बड़ा स्वर्ग और कोई होता नहीं। तो हमारे बच्चे के आने के पहले उसको एक स्वर्गीय वातावरण मिले, वो जन्म से स्वर्गवासी कहलाए। नहीं? अरे, ये स्वर्ग मरने के बाद ही क्यों होता है यार, पहले क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप सभी जीते जी स्वर्गवासी हो जाएंगे। पच नहीं रहा है कंडीशनिंग के कारण। है? हाँ, तो मरने के बाद पता नहीं क्या होता है। जीते जी स्वर्ग आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वर्ग में जीते हैं। चलिए, ठीक रही बात? मेरी अपेक्षा ठीक है? सहमत हो? गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा सोचे नहीं थे, ऐसा सोचे नहीं थे हम भी। वो इवॉल्व हो रहा है। तो चलिए थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। तो देखिए, ये पता चला क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका नाम जिंदगी है। जब क्यों जीना है, कैसे जीना की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? उसमें शामिल ही है। तो जिंदा रहने की अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, वो इसमें शामिल है। जैसे जिंदा रहना क्यों जीना में शामिल है कि कैसे जीना है में शामिल है। कैसे जीना है तो मेरी स्किल, मेरी इंजीनियरिंग कहां पे आएगी? कैसे जीना में। तो कैसे जीना है का मतलब, जिंदा कैसे रहना है का मतलब, मेरी जो स्किल है, मैं इंजीनियर हूं कि मैं एग्रीकल्चर करूंगा कि मैं बिजनेस करूंगा, ये मेरे जिंदा रहने का एक उपाय है। लेकिन मुझको जिंदा क्यों रहना है, इसका नाम जीना है। तो जिसके पास, जहां इसका आंसर दिया जाता है, उसका नाम एजुकेशन है। तो एजुकेशन का मतलब केवल स्कूल कॉलेज नहीं है, परिवार अपने आप में। इसलिए परिवार के बारे कहा गया, इसलिए परिवार के बारे बहुत शानदार कहा गया। जहां पार लग जाए उसका नाम परिवार है। और जहां रोज झटका मिले तो क्लैरिटी बनी। तो जिज्ञासा का मतलब है कि जिसको कम से कम ये जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, उसका नाम विद्यार्थी है। जहां इसका नाम दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है, उसका नाम परिवार है। और सभी को ये उपलब्ध हो जाए, इसका नाम समाज है और इसका नाम सरकार है। समाज और सरकारों का कुल इतना ही काम है कि सभी को ये पता चल सके, हर बच्चे को ये पता चल सके कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। और उसके लिए हमारे सिस्टम्स अनुकूल हों। अभी के सरकारी सिस्टम परफॉर्म करते हैं कि नॉन परफॉर्मर्स हैं? अभी का सरकारी सिस्टम नॉन परफॉर्मर है, वहाँ परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो कैसे ये सब चीज़ें पार लगेंगी, लेकिन इससे हमारी इतनी क्लैरिटी बन गई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास कम समय है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्यों जीना है। क्यों जीना है। हालांकि अब काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए क्यों जीना है, यदि आप पहले दिन जब आए थे, कल सुबह जब आप आए थे, उस समय मैं इस क्वेश्चन को पूछता कि क्यों जीना है, और अब जब पूछ रहा हूँ, दोनों में फ़र्क हो गया कि नहीं? अभी आपकी काफ़ी विंडो खुल गई है। तो इसमें फिर ज़्यादा प्राइमरी लेवल की चर्चा नहीं करते। क्या लगता है, क्यों जीना है का आंसर सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? क्यों जीना है का आंसर सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा?
एक होगा। ये पिछले 1.5 दिन की चर्चा का प्रभाव है। यदि आपसे आते ही सहित पूछा जाता कि क्यों जीना है का आंसर सबके लिए एक है कि अलग अलग है, तो आप क्या बोलते? अलग अलग है, तब आप ऐसा बोलते। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। क्या एक है? तो उसको जांच लेते हैं। तो प्रपोजल ये है कि मानव जाति का समस्त प्रयास, देखिए वैसे इस पे चूंकि मेरे को पता था कि आपके साथ केवल 3 दिन बातचीत करना है, तो मैंने बहुत सारी बातें वो जो 4-5 दिन में करते हैं बहुत शॉर्ट में बीच बीच में जहाँ जगह मिली वहाँ मैंने कह दिया। लेकिन जब इसको विस्तार से करते हैं तो ये क्यों जीना है अपने आप में बहुत गहरा और बहुत इंटरेस्टिंग जगह बनती है। मेरे को लगता है इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बिना 1.5 दिन की बातों से प्रभावित हुए फ्रेश आप अपने आप को फील करें और अपने आप से पूछें कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ, और जो आंसर आता है उसको लिख दें। और आंसर नहीं है तो यही आंसर है कि आंसर नहीं है। ये ठीक है? ताकि आपकी कॉपी में कम से कम लिखा रहेगा, है ना? तो अपनी कॉपी में एक बार शुद्ध रूप से फील करें कि मैं क्यों जिंदा हूं, और जो भी आंसर आता है, जैसा भी आता है ना, आपके लिए लिख रहे हैं, किसी को बताना नहीं है। जैसा भी आता है आप लिख दीजिए कि मैं क्यों जी रहा हूं। लिख लीजिए। काफी लोगों ने लिख दिया। जिन्होंने लिख दिया वो चाय पी लें। और चाय पीते पीते सोचे कि मैंने क्या लिखा था, और जो आपने लिखा है उससे आपको कितनी संतुष्टि है, उसको पढ़ने से कैसा संतुष्टि फील होता है। तो चाय के लिए ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं चाय के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।